शहजाद, दुनिया में जहां जहां इस तरह के एहतजाज होते हैं और खासकर अपनी नौयत का अलग वाकया था 9 में, उसके ऊपर रिएक्शन आता है, उसके ऊपर फैसले भी आते हैं अदालत के, तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर देना गलत है। मेरे ख्याल से मैं शुरू से ही बात करूंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि इस पहलू को भी एड्रेस करूं। ये जवाब जानने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है, मेरे ख्याल से हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इस वक्त रियासत की पॉलिसी है क्या। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रियासत की पॉलिसी कोई तब्दील नहीं हुई है तहरीक इंसाफ के लिए। और अब भी शायद पॉलिसी यही है कि तहरीक इंसाफ को हमने क्योंकि बनाया था, यानी कि स्टैब्लिशमेंट की मदद से वो बने थे, और उसको डिसमेंटल करना भी हमारा ही काम है। जैसे काफ लीग बनी थी, उसको डिसमेंटल कर दिया, आज उसका कोई वजूद नहीं है। तो इसी तरह शायद यही अप्रोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो है, जितनी भी वो बची है, काफी लीडर तो छोड़ के चले गए, कुछ दूसरी पार्टी पे चले गए, लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और गौहर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि 75 ऐसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में सजा हो सकती है और उसके बाद मुमकिन तौर पे वो नाअहल हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो एटीसी सरगुजा के फैसले आए, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली के थे जाज चौधरी साहब थे, एक और एमएनए थे, उनके खिलाफ सजा का फैसला आया। और रेफरेंस असेंबली ने नहीं भेजा था अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इससे वो बात तो दुरुस्त साबित हो जाती है कि शायद पीटीआई को भी अंदाजा है कि सजाएं होंगी और फौरी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन होंगी। तो ये जो पॉलिसी है वो नहीं बदली है। इसमें मेमन ने एक बात की कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए और पीटीआई की एक जो वायलेंट पॉलिटिक्स है उनको तर करके आगे बढ़ना चाहिए, खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से 9 मई को तो अब 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अगर कोशिश भी की है कि एक पुरअमन एहतजाज करें, उसका भी उनको हक नहीं दिया गया। जो अभी फखर साहब ने भी बात की कि सिस्टम के अंदर रह के करें, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि तहरीक इंसाफ की वो बड़ी गलती थी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली से इस्तीफा देने की। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुए 2024 के, वो सिस्टम का हिस्सा थे, सिस्टम के जरिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो उनको सीटें मिली वो उन्होंने हासिल की। जब रिजर्व सीट का मामला आया, उसको जब चैलेंज करना था तो अदलिया का जो प्रोसेस है उसके जरिए वो गए, तो सिस्टम का तो हिस्सा वो बन गए। लेकिन इनके बावजूद, इन सब के बावजूद मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और शायद उसकी वजह वही है कि 9 मई के बाद जो सूरत पैदा हुई थी, उस वक्त से ही रियासत ने फैसला किया था कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी तहरीक इंसाफ। हाँ, बीच में कुछ ऐसे मौके जरूर आए जिसमें शायद बातचीत के जरिए मामला हल हो सकता था, लेकिन वहां पे जो इमरान खान की अपनी सोच थी वो उसके आड़े आ गई। मुझे तो बजाय ये लगता है कि इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट से ही बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो बातचीत भी इस तरीके से करना चाहते हैं कि उनको कोई सियासी नुकसान ना हो। यानी कि वो माफी तो दूर की बात है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अगर बातचीत भी कर रहा हूं तो अपने टर्म्स पे कर रहा हूं, एट अ पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं, एट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे करना चाह रहा हूं। और मेरे ख्याल से ये जो उनकी पॉलिसी है, उस वजह से पार्टी पे जो मुश्किल वक्त है वो 9 मई के बाद बरकरार रहा है। उसमें कोई हमें नरमी नहीं नजर आई है। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि कई नरमी के आसार होते हैं, जैसे 26 नवंबर के एहतजाज से पहले कुछ बातचीत के दरवाजे खुल रहे थे, लेकिन फिर 26 नवंबर हो गया, उसमें रियासत का इल्जाम है कि इन्होंने जो है हमला किया हम पर, पीटीआई का इल्जाम है कि इन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया। तो वो जो कहीं पे कुछ ऐसे मोड़ आए जहां पे शायद बातचीत के जरिए कुछ हद तक मामला को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन मामला को, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका। और अब अगर आप देखें तो हुकूमत और रियासत जितनी स्ट्रांग पोजीशन में है, और उसमें कई फैक्टर्स है जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, नंबर वाइज असेंबली में कोई उनको खतरा नहीं है, अदालतों से कोई खतरा नहीं है, जो इंडिया के साथ हमारी झड़प हुई, जो लड़ाई हुई, उसमें एक कामयाबी हासिल हुई, तो उसके बाद उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। जो ट्रंप से खतरा था, वो खतरा तो बिल्कुल ही दूर चला गया, इनफैक्ट ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए। तो मेरे ख्याल से एक रियासत को भी अंदाजा है कि हम जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, वहां पर अगर अब हमारे पास भी एक मौका है कि पीटीआई के साथ जो पॉलिसी चल रही थी उसको कंटिन्यू रखें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये अब कहना कि ऑप्शन क्या रह गया, मुझे लगता है कि बहुत ही महदूद ऑप्शन है। कोई खास क्यों, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रियासत की पॉलिसी है, अगर वही नहीं बदलनी है तो उसमें आप क्या ऑप्शन ढूंढेंगे। महमल ने जिक्र किया कि जो मुजाहिमतें होती रही है सिस्टम में रहते हुए, पार्टीज ने की है, लेकिन क्या उसका नतीजा उनको हासिल हुआ? नहीं हुआ। उनको इवेंचुअली एक डील करके, कॉम्प्रोमाइज करके आना पड़ा ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, उस पर बरकरार रखे और आज भी बरकरार है और अपनी पोजीशन हासिल कर ली है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नारा जरूर लगाया और उससे पीटीआई पे प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन जब उनको एक विंडो नजर आई कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं, तो अब हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं और सियासत करते हैं, और वो कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो ये कहना कि मुजाहिमत के जरिए उन्होंने स्पेस क्रिएट की, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हाँ,
पीटीआई को उन्होंने बैकफुट पे लेके गए, लेकिन अब तो वो मुजाहिमत नहीं कर रहे हैं ना, वो तो साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शंस बड़े कम रह जाते हैं। और मैंने अपने पैनलिस्ट की बातें सुनी है, उससे तो ये लगता है कि फिर आप एक समझौता ही कर रहे हैं, एक मुकम्मल डील कर रहे हैं, और उसके लिए जो माजी में सब जमातें करती रही है, पीटीआई ने की, नून लीग ने की, पीपल्स पार्टी ने की भी है, तो वो उसका मेरे ख्याल से उस वक्त उसके लिए अभी इमरान खान साहब रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि बातचीत करूंगा एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन अपने तौर पे करूंगा, और वो प्रैक्टिकली मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा, आपकी कॉन्वर्सेशन से एक और दिलचस्प सवाल निकलता है, लेकिन इससे पहले फखर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तो फखर। मैं बस एक शहजाद साहब की बात से वो करना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि नून लीग ने भी पहले जो है वो एक उन्होंने सियासत की और जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी लगाया, और उसके बाद जैसे ही उनको विंडो नज़र आई तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कर ली। देखिए इमरान खान क्या चाह रहे हैं, इमरान खान भी तो यही चाह रहे हैं ना कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करेंगे, जबकि दूसरी तरफ से उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई अभी उम्मीद नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई हामी उस हवाले से वो नज़र आ रही है। अदरवाइज़ तो इमरान खान भी तैयार हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जब भी हामी भर ले तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ही इमरान खान हामी भरते हुए उनके साथ जो भी कंप्रोमाइज करना है, तो ये सियासी जमातों की तरफ से कुछ गिव एंड टेक मैं यही कह रहा हूँ, फखर मैं यही कह रहा हूँ। इनफैक्ट तहरीक इंसाफ के हवाले से तो ये सवाल ही उठाना कोई अजीब सी बात है, क्योंकि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही सियासत करते हुए आ रहे थे 2010, 11, 12 से लेकर 19, 20 या 21, 22 तक, वो तो साथ ही करते हुए आ रहे थे, तो उसमें तो कोई सवाल नहीं है। सवाल तो नून लीग के ऊपर इसलिए मैं बता रहा था कि 20 साल तक तो नवाज शरीफ ने मुजाहिमत की पॉलिटिक्स की थी ना, कि हम डेमोक्रेसी को जो है बहाल करेंगे, या जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको हम लेकर आएंगे, और सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, और वो नारा उनका था, तो वो नारा उन्होंने तब्दील किया। पीटीआई के हवाले से कोई सवाल ही नहीं था ना, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही सियासत कर रहे थे। देखिए इसमें मैं थोड़ी सी जरूर एक चीज मैं ऐड जरूर करूंगी। देखिए पहली चीज तो ये कि जो पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, जब उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की थी, तो जो मैंने कहा कि कुछ लिमिट्स उन्होंने नहीं क्रॉस की थी, जिस तरह हमने वो पीटीआई के अंदर देखी। और हालांकि पीटीआई की सियासत को मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझती, क्योंकि जो नून और पीपल्स पार्टी ने माजी में जरूर की थी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, और उन्होंने जब उनकी हुकूमतें भी आई थी तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए थे कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं दे रही थी। यानी आप 2014 का अगर पीटीआई का धरना देखें, वो किस वजह से पीएमएलएन के खिलाफ हुआ था, या डॉन लीग्स और ये सब कुछ क्यों आया था जो पीएमएलएन के खिलाफ, वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को असर्ट कर रहे थे। हाँ, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गई ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम की वजह से, लेकिन वो हाइब्रिड निजाम क्यों आया था? ओवरऑल आपका पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम था पॉलिटिकल, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब एक अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है कि डील करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खैर ये आज से नहीं है, तो बहुत अरसे से कि डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी है। तो अगर पीटीआई के लिए जो मैं ऑप्शंस की बात इसलिए कर रही थी कि देखिए 9 मई अगर आप करके ये समझते हैं कि उसके बाद सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्म तो नहीं बन सकता कि जब भी आपको किसी चीज से इख्तलाफ है तो आप जाके इस तरीके के वायलेंट अटैक्स कर दें। तो वो भी एक मसला है। दूसरी चीज ये है लीना कि पीटीआई का एक, जिस तरह मैंने कहा कि उनकी काफी कॉन्ट्रडिक्शंस भी, एक तरफ पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये ऑपोजिशन अलायंस की भी अगर हमने अभी बात की, ये जो तहरीक पाकिस्तान है, उसके अंदर भी क्या मसला है, वो भी ये बात करते हैं कि पीटीआई सिर्फ एक ही बात करती है कि इमरान खान साहब को, जी उनका एक ही वो है कि इमरान खान साहब की रिहाई, यानी कि वो और किसी मुद्दे पे आते ही नहीं है। हालांकि इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक ही मुद्दे के ऊपर बात करें। जब आपने अलायंस करनी है, कोई ऐसी चीज करनी है, तो आपने एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी है। आपने सारी बातों के ऊपर करना है कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहने हैं, हमने आइन की बालादस्ती चाहनी है, हमने जुडिशरी की ये चाहनी है, हमने ये चीज चाहनी है। लेकिन पीटीआई की एक सियासत के अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती है, तो एक ये भी डिफरेंस है। जी अलीना, इस पे 9 मई के हवाले से बात करना चाहूंगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। आई थिंक ये तो स्टेट पोजीशन मेरी है, बल्कि हमारे सब पैनलिस्ट की रही है कि 9 मई में जो मुलविस है उसके साथ बिल्कुल कानून के तहत फैसले होने चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज आप देंगे, कल कोई और जमात उठेगी, परसों कोई और जमात उठेगी, लेकिन जो केस को पॉलिटिसाइज किया वो भी नहीं होना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि जो लोग पार्टी छोड़े किसी और पार्टी में शामिल हो उनको रियायत मिल जाए। आज के फैसले जो आए हैं उसकी डिटेल तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन जो एटीसी वाले फैसले थे उसमें क्या, इस पे हमें सवाल उठाना जरूरी है कि क्या अदालतें जो इंसाफ दे रही हैं, जो फैसले दे रही हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से क्रेडिबल है, या उसमें भी तफरीक की जाए? ये बात बिल्कुल पुलिस की गवाही पर कि मैं डिस्गाइज करके पीटीआई का कारकुन बना, और क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बात सामने आई कि कोई कहे कि मैं टेबल के नीचे छुप गया, कोई कहे मैं सोफे के नीचे पार्क में मीटिंग हुई थी, तो सारे ठीक है, ये करने इस तरह करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जितने वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं उसमें जो कल्प्रिट्स हैं
या जिसने डायरेक्ट ऑर्डर किए, जो शायद पिक्चर्स में ना हो लेकिन उनके पास एविडेंस आपके पास है कि हाँ ये वाकई मुलविस थे ऑर्डर देने में, उनको आप सजाएं दें। लेकिन 9 मई का मुकदमा क्या बना? अपनी पुलिस वाले की गवाही पे ये फैसला हो कि नहीं मैं सोफे के नीचे छुप के डिस्गाइज होकर सजा सुन रहा था और उस पर सजा दी जाए, मेरे ख्याल से ये जो सजाएं हैं उनकी शफाफियत को कॉम्प्रोमाइज बात उठते